जय हिंद दोस्तों। आज मेरे हाथ में है क्लास 12th का हिंदी का मॉडल पेपर, हिंदी साहित्य। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे लिखा होगा यूपी बोर्ड हिंदी प्रश्न पत्र विषय हिंदी। तो जहाँ हिंदी लिखा हो तो आप समझ लेना कि वो हिंदी साहित्य का पेपर है, आर्ट साइड या कॉमर्स वालों का पेपर है। और यदि वहाँ सामान्य हिंदी लिखा हो तो वो साइंस साइड का पेपर है। तो साइंस साइड के पेपर से साहित्य का पेपर थोड़ा हार्ड आता है, थोड़ा टफ आता है, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी आती हैं उससे। चलिए मैं आज आपको हिंदी साहित्य का पेपर सॉल्व करना बताता हूँ। हम सब, आप सभी लोग इस वर्ष जो जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे उन सबके मन में एक ही अभिलाषा है कि कैसे भी करके नंबर अधिक से अधिक आए। तो नंबर अधिक से अधिक पाने के लिए गारंटी है, मेरी विश्वास है और भरोसा है आप सभी के लिए। आप चैनल से जुड़े रहें, नंबर अधिक से अधिक आएंगे। मैं आपको पेपर सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रतिवर्ष मूल्यांकन कार्य पर जाता हूं तो वहां देखता हूं बच्चे मूल्यांकन कार्य में, जो मूल्यांकन कार्य में करता हूं तो देखता हूं कि बच्चों ने पेपर सॉल्व करने में कॉपियों में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, कमियां कर देते हैं। उनको यही पता नहीं होता है कि मतलब प्रश्न को किस तरीके से हल करना है और कौन सा प्रश्न कैसे हल करना है। कहीं का प्रश्न कहीं हल कर देते हैं तो उसको ढूंढने में एग्जामिनर को बड़ी समस्या आती है, समय का अभाव रहता है, फिर वो उसको छोड़ देते हैं। क्रम से, सही तरीके से, सटीक से जब आप प्रश्न हल करेंगे, पेपर हल करेंगे तो आपको अच्छे और अधिक नंबर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके अधिक से अधिक अंकों के लिए वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न पत्र का पूर्णांक होगा 100 नंबर, MM बोलते हैं, मैक्सिमम मार्क, पूर्णांक। हंड्रेड अंक और समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। ये 15 मिनट आपको इसलिए दिए जाते हैं कि 15 मिनट पहले आप पेपर को ठीक से पढ़ लें, अच्छे से ध्यान से पेपर को समझें। समझने के बाद उसके बाद 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, इसलिए दिया जाता है आपको समय 3 घंटे 15 मिनट। ये 15 मिनट अभी कुछ समय से बढ़ने आने लगी एक्स्ट्रा, हमारे समय पर तो सिर्फ 3 घंटे ही आते थे। तो देखिए, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड होगा प्रश्न खंड का और दूसरा होगा खंड खा। खंड का में आपको हिंदी गद्य पद्य या हिंदी काव्य और हिंदी गद्य ये आएगा आपका। खंड खा में आपका संस्कृत, व्याकरण, निबंध ये चीज आएंगी आपकी। तो देखिए, पहला खंड है का। खंड का पहला प्रश्न होगा आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न होगा। उसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से पांचों प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न का नंबर 1 होगा, यानी एक प्रश्न हल करने के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है, मैं आपको थोड़ा 2-4 प्रश्न सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको कैसे करने हैं। खंड का ये प्रश्न पत्र में लिख के आएगा, आपको अपनी कॉपी पर लिखना अनिवार्य नहीं है, इतना कोई अनिवार्य नहीं है। आप अपने कॉपी पर लिखें प्रश्न, यहाँ खंड का की मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लिखें प्रश्न 1।
प्रश्न एक। उसके बाद क्वेश्चन, प्रश्न क्या है, का, एक का। इसमें प्रश्न है हमारा, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं भी कोई प्रश्न उतारना नहीं है। कोई भी प्रश्न आपको अपनी कॉपी पर उतारना नहीं है। आपको सीधा सीधा उसका उत्तर लिखना है, उसका उत्तर क्या सही है। प्रश्न एक का, वैसे मैंने यहां प्रश्न लिख दिया है, यहां प्रश्न लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल का ही लिखें तब भी ठीक है। प्रश्न एक उसका का है, तो इसमें आपको इसके सभी खंड यानी 5 खंड होंगे, वो आपको क्रमशः इसी तरीके से इसी के साथ करने होंगे, एक ही पेज पर हो जाएंगे, जो कि जो भी एग्जामिनर उनको जांचेगा उसको सुविधा रहेगी और आपका तुरंत वहां नंबर आपको दे देगा वो। तो देखिए, प्रश्न एक का है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। प्रश्न मैं बोल रहा हूं, वहां लिखूंगा नहीं ब्लैक बोर्ड पर, मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, सिर्फ उत्तर लिखना, उत्तर लिखूंगा। प्रश्न को आप ध्यान से सुने। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं, इसका ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गोकुलनाथ, दूसरे हैं दामोदर दास शर्मा, तीसरा नावादास, चौथा है मुंशी सदा सुखलाल। तो इसमें आपको सही ऑप्शन लगाना है, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। 2 प्रश्न, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, इनमें ये बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और इनके 5-5 खंड आते हैं। तो देखिए, तो इसका सही उत्तर है दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा, आप इस तरीके से लिख दें, आपका पक्का, आपका क्लियर हुआ। दूसरा हमारा खा है, खा लिखें, लाइन छोड़ें, खा हेडिंग डालने के बाद, मतलब प्रश्न की हेडिंग डालने के बाद आप उस लाइन को पूरा खाली छोड़ दें। उसके बाद नीचे उत्तर लिखें और उत्तर वाली लाइन में इसका उत्तर लिखें। तो प्रश्न है हमारा, भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो यहां अभी भी हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हमारा कवि वचन सुधा, दूसरा विकल्प है सरस्वती, तीसरा है मर्यादा और चौथा है हंस। इन चारों में से हमें कोई एक सही बताना है। इसमें सही क्या है, तो भाई ये आपके पढ़ने की चीज़ें, ये आपको पढ़ के रखनी है, याद करके रखनी है। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती और कोई नई तरकीब नहीं होती है कि भाई उस तरकीब से आप सारे कवियों की रचना याद कर लेंगे। ऐसी कोई ट्रिक बनी ही नहीं आज तक, क्योंकि ये हिंदी है, इतिहास नहीं, जिसमें आप किसी घटना को शॉर्ट तरीके से लिख लेंगे और वो ट्रिक बन जाएगी। ये हिंदी है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इसकी बस यही ट्रिक है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो कवि वचन सुधा, इसका सही आंसर है फर्स्ट विकल्प, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। अगला हमारा गा, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ। खाली छोड़ो, नेक्स्ट उत्तर, इसके बाद उत्तर में हमें इसका आंसर लिखना है। प्रश्न है ये,
हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। ये थोड़ा विवादित सा प्रश्न है, लेकिन कोई खास विवादित सा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है इसका, सेकंड नहीं, हाँ थर्ड ऑप्शन है 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है घ, सेवा सदन के रचनाकार हैं। इसको भी खाली छोड़ना है सही, फिर यहां डालनी है हेडिंग उत्तर। आप इसको ये मान चले कि हमारी बोर्ड की कॉपी है, इस तरीके से मैं आपको हल करा रहा हूं कि आप उसको बोर्ड की कॉपी समझें और इस तरीके से ही लिखें। अगला प्रश्न है सेवा सदन के रचनाकार। सेवा सदन के रचनाकार मैं बोल रहा हूं जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, मुंशी प्रेमचंद और हरिकृष्ण प्रेमी। इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो उस पर कमेंट करें कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर मैं आपको देता हूं। इसका सही आंसर है तीसरा विकल्प मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की मुझे एक बात याद आ जाती है, जैसे उनका नाम आता है वैसे मुझे उनकी एक कही हुई बात याद आ जाती है कि जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लगे, जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लगे तो समझ लेना देश में अकाल पड़ने वाला है। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है और जब जब उनका नाम आता है तब तब मुझे याद आ जाती है। तो मुझे याद आएगा तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगला है हमारा अंगा प्रश्न। इसका उत्तर, तो इसका उत्तर तो हम बाद में लिखेंगे, पहले प्रश्न बोलेंगे। प्रश्न है ये, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इंशाअल्लाह खां को, किशोरीलाल गोस्वामी को, रामचंद्र शुक्ल को या विष्णु प्रभाकर को। इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके बताएं। वैसे मुझे तो पता है इसका सही आंसर है, मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करें, जो यहाँ ऑफलाइन में बैठे हैं वो यहाँ देख लिखें। इसका सही आंसर है फर्स्ट विकल्प इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां। तो ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। तो उसके लिए मैं ब्लैक बोर्ड को क्लियर नहीं करूंगा, साफ नहीं करूंगा, ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। आप ये मान लो ये आपने पेज पलट लिया, ये हमारा दूसरा पेज आ गया। हमने इस तरीके से पेज को पलट लिया, ये हमारा दूसरा पेज आ गया। और अब यहां से हमारा शुरू होगा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2। दो का। अब इसका उत्तर देखिए आप, दो का उत्तर देखिए। दो का प्रश्न क्या है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। देखिए इसके लिए प्रश्न पत्र आपके हाथ में होना चाहिए, तब आप देख के बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको विकल्प बोल दे रहा हूं, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं
पहला विकल्प है हमारा कीर्तिलता, दूसरा विकल्प है बीसल देव रासो, तीसरा विकल्प है आलाखंड और चौथा विकल्प है पद्मावत। देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सभी मैंने अपने चैनल पर इनकी वीडियो अलग से बना के डाल रखी है। एक एक काल की अलग अलग वीडियो बना के डाल रखी है विस्तार से, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल भी कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप वीडियो देख सकते हैं और वो हिंदी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो आदिकाल में देखिए बीसल देव रासो भी थे। बीसल देव रासो एक ग्रंथ था, ये भी लिखा गया है। आलाखंड भी लिखा गया है, पद्मावत भी लिखा गया है, केवल कीर्तिलता नहीं लिखा गया है। तो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, क्या नहीं है? कीर्तिलता। फर्स्ट ऑप्शन कीर्तिलता। तो इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से? जो अष्टछाप कवि हैं उनका संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से, या कृष्ण भक्ति शाखा से है, या ज्ञानाश्रय शाखा से है, या प्रेमाश्रय शाखा से है? तो ये प्रश्न मैं आपको पहले उसमें भी बता चुका हूं। सामान्य हिंदी में अष्टछाप के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से था। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प 4, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। अगला हमारा प्रश्न है इसका, अगला जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसमें क्या है, ये हैं श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। देखिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस प्रश्न को समझा दूं ठीक से। तो यहां तो मैं विकल्प दिए हैं केशवदास, बिहारीलाल और कबीरदास और सूरदास। तो इन देखिए, इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि इनमें से किस कवि की रचनाओं में, इनमें से किस कवि की रचनाओं में सर्वाधिक श्रृंगार रस और वात्सल रस की प्रधानता पाई जाती है? इसका मतलब ये हुआ। तो सूरदास जी एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में, सभी रचनाओं में लगभग लेके चलें, मान के चलें, सभी रचनाओं में वात्सल रस और श्रृंगार रस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। भरपूर इनकी सभी रचनाएं वात्सल रस और श्रृंगार रस में देखने को मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड, सूरदास। अब अगला हमारा चौथा खंड क्या है? चौथा खंड हमारा क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना किस विधा की है? काव्य, उपन्यास, निबंध या कहानी? किस विधा में लिखी गई रचना है ये चांद का मुंह टेढ़ा है? गाना मत समझ लेना है चांद का मुंह उतरा उतरा, गाना नहीं है, ये एक रचना है।
तो ये रचना है काव्य रचना। ये जो है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य, इसको बोलते हैं लंबी कविता। ये लंबी कविता है। ये गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित लंबी कविता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट विकल्प काव्य। यहां में डालना है उत्तर काव्य। नेक्स्ट 5वां खंड, दूसरे प्रश्न का 5वां खंड। कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं। 5वां हमारा प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा? किसने कहा था कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प फर्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमें यहां फर्स्ट विकल्प में लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां देखिए, मैंने आपने एक चीज गौर किया होगा, नोट किया होगा कि मैंने प्रश्न संख्या या प्रश्न के क्रम या उत्तर की जो भी हेडिंग है वो मैंने ब्लैक पेन से डाली है। यहाँ केवल ये ब्लू पेन चल गया है, हम इसको भी चेंज कर देते हैं। अभी हम तो चेंज यहाँ कर सकते हैं क्योंकि हमारी यहाँ काट पीट नहीं होगी, सिर्फ हमें यहाँ मिटाना है, हमें सिर्फ साफ करना है। लेकिन तुम्हें ब्लैक वहाँ बोर्ड एग्जाम में काट पीट करनी पड़ेगी। पार्टनर लेकर बिल्कुल ना जाएं। बहुत से बच्चे मैंने देखा है एग्जाम देने आते हैं पार्टनर लेके आते हैं। पार्टनर तुम्हें क्या आवश्यकता है? तो आपको जितने भी केवल 2 ही पेनों का प्रयोग करें, लाल और नीले पेन का। ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन का यूज करें, ब्लैक पेन से हेडिंग डालें और नीले पेन से आप अपने उत्तर लिखिए। इस तरीके से लिखें। इस तरीके से आपके 10 नंबर कंप्लीट हो गए। ये 1 2 3 4 5 और 5, ये 5 और 5 10 नंबर आपके ये कंप्लीट हो गए। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, ये आपको 10 नंबर का है। यानी कि 10 नंबर में आपने 10 प्रश्न किए। 10 नंबर में आपने ये 10 प्रश्न किए और अगला जो तीसरा प्रश्न है वो आपका 10 नंबर का है। तीसरे प्रश्न में एक पैराग्राफ दिया गया होगा आपको, जिसे आपको पढ़ना है और पढ़कर उसमें से 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जिसका पहला प्रश्न होगा, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। संदर्भ नहीं लिखना है, संदर्भ नहीं लिखना है आपको। पाठ का नाम यहाँ डायरेक्ट डाल दो, पाठ का नाम ऐसे इस तरीके से, पाठ का नाम, नेक्स्ट लाइन में लेखक का नाम, एरो लगाओ, अपना जो भी है नाम लिख दो, जो भी है अपना नाम लिख दो। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उस पैराग्राफ में कुछ लाइनों के नीचे रेखाएं खींची होंगी, लाइन अंडरलाइन होगा, जितने भाग अंडरलाइन हो उतने भाग की आपको व्याख्या करनी है। और प्रत्येक प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।
उसके बाद प्रस्तुत अनुच्छेद, मतलब ये 3 जो प्रश्न होंगे, उन 3 प्रश्नों में, ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें पढ़कर मिलेंगे। इस प्रकार ये आपका तीसरा प्रश्न 10 अंक का पूरा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपका चौथा प्रश्न होगा, वो काव्य से संबंधित होगा, वो हिंदी काव्य से संबंधित होगा। इसमें भी आपको 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखें। लेखक नहीं लिखना है, वो आपको संदर्भ नहीं लिखना है, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना आपको, इसी तरह डाल लेंगे आप। देखिए, गद्य में लेखक होता है और पद्य में कवि होता है, तो यहाँ आपको कवि का नाम लिखना है। कवि, यहाँ आप लिख देंगे कवि ऑब्लिक कवि, क्या इसकी लेखक की जगह पर आप कवि लिख देंगे। और इसमें भी कुछ लाइनों पर अंडरलाइन होगी, उसकी आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद फिर इनको प्रश्नों को पढ़कर, मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो उस पैराग्राफ से संबंधित होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, 3 नंबर में आपको जीवन परिचय लिखना है, 2 नंबर में उस लेखक की कृतियां लिखनी है, जिस किसी भी लेखक का लिखें, जैसे वासुदेव सरल अग्रवाल हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। इनको आपको जीवन परिचय देते हुए इनकी कृतियां लिखनी है। तो जीवन परिचय 3 नंबर का, कृतियां 2 नंबर की, इस तरीके से 5 नंबर का आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी में 5 का खा, 5 का खा, 5 के खा में भी आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इनमें से आप किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखें। जीवन परिचय के साथ इनकी कृतियां यानी इनकी रचनाएं भी लिख दें, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो 3 नंबर आपको जीवन परिचय के मिलेंगे और 2 नंबर आपको इनकी कृतियां लिखने के मिलेंगे। इस प्रकार से आपके 5 नंबर का ये भी हो गया। उसके बाद ये आपके किताब, आपके याद करने की सामग्री है, कहानी है आपकी, पंचलाइट है, बहादुर है, कर्मनाशा की हार है। इनमें से आपको कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपका खंड काव्य, त्यागपति, गरुड़ध्वज, वो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट है हमारा अगला 8वां प्रश्न जो है, 8वें प्रश्न से आपका खंड खा शुरू होगा। तो खंड खा में क्या होगा, आपको संस्कृत के 2 गद्य दिए जाएंगे, 2 गद्यांश दिए जाएंगे आपको, जिनको पढ़कर आपको उनका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जिनका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, संस्कृत का अनुवाद होता है, व्याख्या नहीं होती। ठीक उसी प्रकार इसका 8 का खा होगा, ये आपकी 7 नंबर की होगी। 7 नंबर में से 5 नंबर आपके अनुवाद के होंगे, 2 नंबर आपके संदर्भ के होंगे। अगर आपका अनुवाद सही है, संदर्भ गलत है, तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, 5 नंबर आपको उसमें से मिल जाएंगे। खंड खा का प्रश्न संख्या 8 खा, इसमें आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। यह भी आपका 7 अंक का होगा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका संस्कृत गद्य का था। फिर आपको संस्कृत के किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने प्रश्न संख्या 9 में। अब प्रश्न संख्या 10, लड़के, प्रश्न संख्या 10, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ये चीज हमारे चैनल पर मौजूद है। रस नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें सभी रसों की हमने परिभाषा और एक नहीं 2 3 उदाहरण भी दिए हैं। ये हमारे चैनल पर मौजूद है। श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा, ये भी मौजूद है हमारे चैनल पर। अलंकार की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चौपाई छंद
एवं दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, यह भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये भी आपको इसमें भी हमने दो तीन उदाहरण दिए हैं। फिर आपको 9 नंबर में, अच्छा ये श्रृंगार रस, अलंकार और छंद, यानी रस छंद अलंकार, ये आपके दो नंबर के आएंगे। 1 नंबर की परिभाषा और 1 नंबर का उदाहरण। उसके बाद आपको 9 नंबर में प्रश्न संख्या 11, इसके लिए 9 अंक निर्धारित हैं। इनमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध आप क्या आ सकते हैं, किसी विषय का सकता है, विज्ञान के चमत्कार आ सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या और समाधान आ सकते हैं, सर्वधर्म संभाव आ सकता है, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन आ सकता है, गोस्वामी तुलसीदास जी पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है। निबंध किसी भी प्रकार का आ सकता है, आप उसको लिखें। फिर है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में आपका संधि लिखा होगा, उसमें आपको विकल्प चयन करना है। जैसे लिखा होगा पावक, उस पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पाधनवक, गलत। या पौधन अक, वो भी गलत। या पावधन अक, वो भी गलत। इसका संधि विच्छेद होगा पौधन अक। पौधन अक, पावक। उसके बाद प्रेजते होगा हमारा, प्रेजते शब्द है, ऐसे प्रेजते, प्रेजते, प्रेजते होगा प्रधन, प्रधन इजते। इसका सही संधि विच्छेद ये है, इसका सही संधि विच्छेद ये है। देखिए ये है अ, प्र यानी अ, और यहां तो मैं दिखाई दे रहा है इस पर छोटी ई है, तो आ प्लस ई मिलकर ए हो गए। आ प्लस ई, आ धन ई मिलकर ए हो गए, ये हमारी गुण संधि है। उसके बाद है पुस्तक, पुस्तकालय, तो इसका तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहां इसमें आपको विग्रह नहीं करना है, इसमें आपको विग्रह नहीं करना है। आपको ये पूछा जाएगा पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, या विसर्ग संधि है, या यड़ संधि है? तो देखिए व्यंजन संधि इसमें है नहीं, व्यंजन संधि इसमें है नहीं, यड़ संधि इसमें है नहीं, विसर्ग संधि इसमें है नहीं, क्योंकि ना तो इसमें विसर्ग है। अब इसमें है स्वर संधि। स्वर संधि कैसी है देखिए, स्वर संधि कैसे होगी? क्या लिखा है? पुस्तकालय, पुस्तकालय। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो आएगा पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय। तो क जब बोलेंगे तो इसमें आ का स्वर निकलेगा, तो यहां हमारा आ है, ये तो आ प्लस आ, बड़ा आ, तब हुआ पुस्तकालय। तो यहां स्वरों में, यहां स्वरों में परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए ये स्वर संधि होगी। इसके बाद आपको समास विग्रह करने होंगे। जैसे दशानन शब्द है, एक दशानन समास समस्त पर दिया होगा आपको, आपको इसको विग्रह करना है। तो दशानन का विग्रह होगा 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो इसमें कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ये आपके 2 नंबर का आएगा। 1 नंबर में आपको समस्त पद का विग्रह करना है, समास का विग्रह करना है और उसका नाम लिखना है। 1 नंबर में आपका उसका विग्रह, और दूसरे नंबर में आपको मिलेगा उसका नाम लिखने का कि ये समास कौन सा है। दूसरा है हमारा ऐसे
कृष्ण सर्प, काला सर्प, तो इसका विग्रह होगा काला है जो सर्प। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। इस तरीके से आपका ये 12वां प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। 13वें प्रश्न में आपको बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन वगैरह आएगा। इस तरीके से ये हमारा पूरा पेपर सॉल्व कर दिया हमने आपके लिए। कोई अन्य कठिनाई आए और समस्या आए तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पुनः बताएंगे और बार बार बताएंगे, आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये हमारा प्रयास है। हम तो यही कामना करते हैं आप सभी अच्छे नंबर से पास हो, अच्छी डिवीजन के साथ पास हो, अच्छी आपकी पोजीशन आए। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।